आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर संतोष कुमार यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। सर, प्लास्टिक सर्जन की जब हम बात करते हैं तो प्लास्टिक का नाम सुनकर एक दिमाग में कहीं ना कहीं एक मिथ बनता है कि जब भी कोई सर्जरी होती है इससे रिलेटेड तो क्या उसमें प्लास्टिक का यूज किया जाता है, और क्या प्लास्टिक सर्जन जो समझा जाता है आज तक कि वो सिर्फ नाक, कान और लिप्स इसकी एक अच्छी शेप दे देता है या इससे भी कहीं और अधिक है? सबसे पहले अपने श्रोताओं को नमस्कार बोलना चाहूँगा। देखिए, आपने एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा। आम धारणा ये है कि प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का उपयोग होता है, जबकि रियलिटी ये है कि प्लास्टिक शब्द जो है प्लास्टिको से जनरेट हुआ है, ग्रीक प्लास्टिको से, जिसका मतलब है किसी चीज को आकार देना। ओके। और इस सर्जरी में ज़्यादातर आपके अपने टिश्यू का उपयोग किया जाता है, अच्छा। जिससे उसको आकार दे के जो कमी है या तो जन्मजात हो या किसी दुर्घटना का स्वरूप हो या किसी को कॉस्मेटिक के लिए, मतलब जो जिसको ठीक से नहीं लग रहा है, अपने आप से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, उस सर्जरी को किया जाता है। या किसी केमिकल बर्न या थर्मल बर्न के उपरांत कोई डिफॉर्मिटी आई हो, उसको ठीक करने के लिए हम लोग सर्जरी करते हैं, उसको प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। इसमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं होता है, कभी कभी इम्प्लांट्स का यूज़ किया जाता है जो ज़्यादातर सिलिकॉन से बने होते हैं। ओके। तो इसमें जैसे बात करें कि अगर प्लास्टिक सर्जरी फेस की कर रहे हैं या जैसे नोज की बात करें, नोज ब्रॉड है तो उसका छोटा करके उसको कर रहे हैं, क्या उसमें आगे कोई इफेक्ट्स भी आता है क्या? नहीं, अगर ये एक्सपर्ट सर्जन के द्वारा, जो जिनके पास MCH प्लास्टिक सर्जरी की डिग्री हो और ठीक से एक्सपीरियंस हो नाक की सर्जरी करने का, जिसको हम लोग राइनोप्लास्टी बोलते हैं, तो उसमें आपका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। एक बार को ये हो सकता है कि पेशेंट को एक्सपेक्टेशन उसको मैच नहीं करे, बट उसके लिए प्री सर्जिकल काउंसलिंग की जाती है और पेशेंट को बताया जाता है कि हम लोग के क्या लिमिटेशन है और उसका इस सर्जरी से क्या उपेक्षाएं होनी चाहिए। अब जैसे आपने बर्निंग की बात करी, किसी का चेहरा पूरा बर्न हो चुका है, जी, तो क्या पूरे चेहरे पर हम प्लास्टिक सर्जरी करके एक नया रूप दे सकते हैं उसको? नहीं, हम लोग जो स्ट्रक्चरल ऑलरेडी है उसी को यूज करके, अच्छा, और थोड़े बहुत इम्प्लांट को यूज करके, जैसे एक्सपेंडर बोलते हैं, उससे हम लोग स्किन को बढ़ा के और आसपास के फ्लैप को रेज करके उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम पूरे चेहरे को बदल दे रहे हैं। ओके। जो चेहरा ऑलरेडी है उसमें थोड़ा बहुत सुधार ला के एक एक्सेप्टेबल कॉस्मेटिक फेस हम लोग देने की कोशिश करते हैं। उसमें सबसे बड़ी जो चैलेंज होता है वो फंक्शनैलिटी लाना। अगर हम लोग चेहरे की बात करें तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्चर हो जाए, कॉन्ट्रैक्चर अक्रॉस नेक, जैसे आपके गर्दन के अक्रॉस कोई जल गया हो तो वहाँ पे जो हीलिंग होती है फाइब्रोसिस की वजह से होती है। वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है और उसमें फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम होती है। आप समझिए कि अगर कोई घाव बड़ा है अक्रॉस आपके नेक रीजन पे, तो वहाँ पे अगर फाइब्रोसिस हो गया है, कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो गया है, तो अपने नेक का मूवमेंट नहीं कर पाएगा। या फिर उसका अगर वो बहुत ज़्यादा सीवियर है तो अपना मुंह बंद नहीं कर पाएगा या फिर आंखें बंद नहीं कर पाएगा। तो हम लोग का पहला जो पर्पस होता है सर्जरी का, वो उसके फंक्शनैलिटी को रिस्टोर करने का होता है। ओके। उसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है कि कॉस्मेटिकली कितना प्लीजिंग हो वो देखना होता है। तो हम लोग सर्जरी का पहला जो स्टेप लेते हैं वो मल्टीपल स्टेजेस में की जाती है। सबसे पहले फंक्शनैलिटी रिस्टोर किया जाए और उसके बाद जहाँ तक हो सके पहले जैसा चेहरा है वैसे ले आने की कोशिश की जाती है। उसमें कितने परसेंट सक्सेस मिल पाती है कि भाई मान लो किसी का चेहरा, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि भाई उसका चेहरा लगभग 99% मान लो बर्नअप हो चुका है, तो उसमें कितने परसेंट उसका वापस रिकवर कर सकते हैं?
प्लास्टिक सर्जरी इस पे भी डिपेंड करता है कि सिर्फ चेहरे के आसपास वाले टिश्यूज कितने रिस्ट बचे हुए हैं। ओके। अगर कई बार हम लोगों को फ्लैप लेना होता है जो कि कंधे के ऊपरी भाग से लिया जाता है, पीठ से लिया जाता है, चेस्ट से लिया जाता है। अगर वो एरिया अच्छा, ये तीन एरिया से जो आसपास के जो भी एरिया है, अच्छा, आसपास के एरिया से ही लेना होता होता ये नहीं है। कि थाई से उठा के थाई लगा से दिया। हम लोग जो लेते हैं वो ग्राफ्ट लेते हैं, स्किन ग्राफ्ट यूज करते हैं। लेकिन हम लोग जो फ्लैप जो होता है वो शरीर के आसपास के एरिया से लेते हैं। ओके। अगर आपने जब 90% बर्न की बात कही है, तो अगर वो 2nd डिग्री से ज्यादा बर्न है, डीप बर्न है, तो हम लोगों को आसपास के एरिया को भी लेना पड़ेगा, प्लस थाई के एरिया को भी लेना पड़ेगा, ओके। लेग को भी लेना पड़ेगा, इवन जरूरत पड़ने पे एब्डोमेन और पीठ के एरिया से भी स्किन लेना पड़ता है। अच्छा, अब जैसे हमने अलग अलग एरिया से स्किन्स ले ली, क्या वो कलर मैच हो पाएगा या अलग अलग कलर डिफरेंट शेप्स आ जाए, कलर्स आ जाएंगे फेस में? देखिए, हम लोग जो प्रिफर करते हैं मीडियल साइड ऑफ थाई, वो कंपैरेटिवली लेस डार्कर होता है ओके। लेटरल साइड ऑफ थाई से। तो वो एरिया हम लोग जो नॉर्मली प्रेफर करते हैं। एब्डोमेन का एरिया प्रेफर करते हैं, डोनर एरियाज जो उसको बोलते हैं, या पीठ के एरिया को प्रेफर करते हैं। कोई भी स्कार जो आपका ग्राफ्ट होता है वो हील करता है, या तो वो सन एक्सपोजर की वजह से हाइपर पिगमेंटेड भी हो सकता है, हाइपो पिगमेंटेड भी हो सकता है। एब्सोल्युटली। तो वो हम लोग पोस्ट सर्जरी प्रिवेंट करना चाहते हैं बाय यूज ऑफ सर्टेन मेडिसिन्स लाइक सनस्क्रीन यूज करते हैं हम लोग, फिर टेक्रोलिमस यूज करते हैं। वो हाइपोपिगमेंटेशन को बचाता है, हाइपर पिगमेंटेशन को भी बचाता है। तो वो पोस्ट सर्जरी के बाद हम लोग कैसे उसको फॉलो अप में रखते हैं और क्या किस तरफ वो स्कार जा रहा है। बट जितना पतला हम लोग स्किन लेंगे उतना बेटर कॉस्मेटिकली रिजल्ट आता है। रिजल्ट आ पाएगा, राइट। बट वो एक ट्रेड ऑफ होता है। अगर हम लोगों ने ज़्यादा पतला लिया तो फिर जो सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्चर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है स्किन का, तो फिर उसके स्कार्स अच्छे नहीं होते हैं। ओके। तो हम लोग को बैलेंस बनाना पड़ता है कि स्किन थिकनेस कितनी लेनी है एज कम्पेयर टू फ्लैप हम लोग वहाँ लेते हैं जहाँ पे हड्डियाँ एक्सपोज हों, ओके। जो ज़्यादा डेप्थ पे बर्न हो। ओके। तो मसल आपके एक्सपोज्ड मसल नहीं है, वहाँ पे हड्डियाँ एक्सपोज्ड हैं, राइट। ठीक है। या फिर हम लोगों को जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप बर्न है, तो हम लोग फ्लैप का यूज़ करते हैं। राइट। फ्लैप की अपनी ब्लड सप्लाई होती है, Okay. उसको आसपास के एरिया से ब्लड लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। अगर कोई भी बर्न एरिया होता है तो उसमें सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज होता है ब्लड सप्लाई का, और ग्राफ्ट को सर्वाइवल के लिए जो है उसका बेड बहुत अच्छा होना चाहिए, बेड हेल्दी होना चाहिए। अगर बेड हेल्दी नहीं है तो फिर हम लोग फ्लैप प्रेफर करते हैं। ओके, राइट। प्लास्टिक सर्जरी, जब हम बात करें प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी, इनमें क्या डिफरेंस है? कॉस्मेटिक सर्जरी जो है प्लास्टिक सर्जरी का एक पार्ट है। आम धारणा ये है कि लोग सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी लिमिटेड है कॉस्मेटिक सर्जरी तक, ओके। बट ऐसा नहीं है। कॉस्मेटिक एक उसका पार्ट है। इसके अलावा हम लोग हैंड सर्जरी करते हैं। अच्छा। फिर कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी को ख़त्म करते हैं, जैसे उंगलियां जुड़ी हों, होंठ कटे हों, ओके। पैर की उंगलियां बहुत सारी हों या बिल्कुल जुड़ी हों, तो उस सब का इलाज भी प्लास्टिक सर्जरी में आता है। फिर जैसे आपने बताया कि पोस्ट ट्रॉमा, यानी कोई भी एक्सीडेंट के बाद अगर कुछ अंग खराब हो गए हों या हड्डियां दिख रही हों, उसको कवर करने का काम भी प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा फ्लैप किया लगा जाता है। के। हाँ, फ्लैप लगा के। ट्रॉमा, पोस्ट ट्रॉमा भी इसका पार्ट आ जाता है। फिर बर्न के बाद जो सर्जरी की जाती हैं वो भी आपकी जो है प्लास्टिक सर्जरी के पार्ट ही है। इसके अलावा जेंडर एफर्मेशन सर्जरी भी प्लास्टिक सर्जरी का पार्ट है। अब जैसे फ्लैप लगाते हैं हम, सपोज दैट पैर की हड्डियाँ दिखनी शुरू हो गई, तो उसमें जो है वेंस वगैरह जो होती है वो भी क्या कनेक्ट हो जाती है? देखिए, हम लोग फ्लैप का मतलब ही है कि वो किसी ना किसी ब्लड सप्लाई पेडिकल पे पेस्ट है, ब्लड वेसल्स। उसके साथ ब्लड वेसल्स लेके ही हम लोग करते हैं। Okay. जो उसका प्रॉक्सिमल ब्लड सप्लाई होता है या डिस्टल ब्लड सप्लाई, उसकी अपनी एक ब्लड सप्लाई होती है। फिर
उसको कवर किया जाता है। उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ 6 to 8 months या 1 साल वो अपनी ब्लड सप्लाई आसपास से भी ले लेती है, बट उसकी प्राइमरी ब्लड सप्लाई जो होती है वो उस अपने कैरी करती है। अच्छा, कितने टाइम तक ऐसे पेशेंट को अपनी केयर करनी पड़ती है और कितने समय तक उसको मेडिकेशन पे रहना पड़ता है? यूजुअली जो हम लोग कोई भी फ्लैप देते हैं तो 14 to 21 डेज में वो हील कर जाता है। उसके बाद जो डोनर एरिया होता है उस पे ग्राफ्ट लगे होते हैं, तो उसका केयर अगले 6 हफ्ते तक करना होता है। 6 हफ्ते बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और करीब 6 महीने में बाद जो है आपको पता नहीं चलेगा कि वहाँ से हम लोगों ने फ्लैप लिया या डोनर एरिया, जब तक वो कोई बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी नहीं हो और बहुत ध्यान से उसको नहीं देखे, तब तक ये आपको डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल काम है। फ्यूचर में अगर उसी जगह फिर कोई चोट लग जाती है तो उस एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है? देखिए, हम लोग टिश्यू शिफ्टिंग का प्रोसेस यूज करते हैं, बट हम लोग इतना देखते हैं कि वो एरिया जो है डोनर एरिया है वो किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। तो अगर वहां पे चोट लगती है तो उसका भी हीलिंग अपने आप होता है। प्लास्टिक सर्जरी से जेंडर चेंज किया जाता है, जी जी। मेल से फीमेल बना दिया जाता है और फीमेल को मेल बना दिया जाता है। इसमें कितनी सक्सेस रेशो कितनी है इसकी? और दूसरा जो है सबसे इजी पैटर्न कौन सा है? मेल टू फीमेल है बनना आसान है या फीमेल टू मेल बनना आसान है? देखिए, ये जो जेंडर एफर्मेशन सर्जरी होती है वो किस स्टेट में की जाती है? वो तभी की जाती है जब कोई मिसमैच हो, जेंडर डिस्फोरिया हो। ओके। मतलब मेंटली पेशेंट अपने आप को कुछ और समझता है और मॉर्फोलॉजिकली मतलब दिखने में वो कुछ और है, और जब उसको रियलाइज होता है कि नहीं ये चीज मैच नहीं कर रही है, तो ये किसी एक दिन का, ये एक बार एक झटके का डिसीजन नहीं होता है। उसको काफी सालों लगता है। वो एक डॉक्टर के पास कंसल्ट करता है, डॉक्टर उसको काउंसलिंग करता है कि नहीं ये इसके प्रॉस है, इसके कॉन्स हैं, और वो ये एश्योर करता है कि ये परसिस्टेंट डिस्फोरिया हो, मतलब ये मिसमैच हो, वो परसिस्टेंट हो। ये नहीं कि कोई मूवी देखा साइकोलॉजिकली उसे इफेक्ट आ गया और या इसे साइकोलॉजिकली वो चल पड़ा कि मेरे को ट्रांसजेंडर करो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। या किसी मेंटर से इन्फ्लुएंस होके उसने बोला कि यार उसका मेंटर जो है वो उसने करवाया, या वो मेल है मुझे उसकी तरह बनना है, तो इट शुड बी परसिस्टेंट और उसके डेली फंक्शनिंग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर रहा हो, तभी हम लोग ये डिसीजन लेते हैं कि इनका जो है जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन करना है या जेंडर इन्फॉर्मेशन सर्जरी की जाती है। और इस केस में मेल से फीमेल में ट्रांसफॉर्मेशन कंपैरेटिवली इजियर है, मेल टू कम स्टेजेस में होता है और सक्सेस रेट ज़्यादा है, बिकॉज इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है सर्जरी की वो ज़्यादा आसान है। अच्छा। कंपेयर टू फीमेल टू मेल, बिकॉज फीमेल टू मेल जो है हम लोगों को चीज़ों को इन्हेंस करना है, जैसे साइज बढ़ाना है। फीमेल यूरेथ्रा का साइज कम है, मेल यूरेथ्रा का साइज ज़्यादा है। आपका जो ब्रेस्ट का साइज है या चेस्ट का साइज है उसको इन्हेंस करना है, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करना है। वो कैसे, हार्मोन्स से या कैसे किया जाता नहीं, है? ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है? नहीं, हम लोग पहले तो टिश्यू मोबिलाइज करते हैं। ओके। टिश्यू मोबिलाइज करके उसको उसमें यूज करते हैं, पहला चीज। दूसरा, हार्मोन का भी रोल होता है, बट हार्मोन का रोल सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप कराने में होता है। प्राइमरी कैरेक्टर्स जैसे पेनाइल लेंथ हो गया या फिर ब्रेस्ट चेस्ट का हो गया, वो जो है उसका वो आपके हार्मोन से नहीं होता है। नहीं, इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें जो हार्मोन्स की जब बात आती है, ये आर्टिफिशियली हार्मोन्स उसमें इंजेक्ट किए जाते हैं या फिर उसको नेचुरली बॉडी डेवलप करती है? नहीं, उसको आपको इंजेक्ट करना पड़ता है। ओके। बिकॉज ये कॉन्शियस चॉइस है और आप बाय बर्थ आपके पास वो हार्मोन्स नहीं है, इसीलिए आप जो एट द एज प्यूबर्टी की एज में आप जो है एक पर्टिकुलर सेक्स की तरफ ट्रांसफॉर्म हुए। हम लोग उसको रिवर्स करते हैं, तो उसमें जो है आपको हार्मोन्स बाहर से देने पड़ते हैं। राइट। इसमें हम सिम्टम्स की बात करें
कि जो अपने आप को चेंज करवाना, जेंडर चेंज करवाना चाह रहा है, मेल टू फीमेल जाना चाह रहा है, फीमेल टू मेल आना चाह रहा है, वो क्या उसमें साइकोलॉजिकली कंडीशंस के पेशेंट कितने आते हैं और कितने एक्चुअली सिम्टम्स वाले आते हैं कि कुछ उसका सेक्स ऑलरेडी कुछ चेंज है? देखिए, ये रियलाइजेशन काफ़ी लेट होता है। जनरली प्यूबर्टी की टाइम पे होता है, 13-14 साल के लोग बच्चों Okay. में होता है। और इस डिसीजन पे पहुंचना कि मुझे वो ट्रांसफॉर्मेशन कराना है या सर्जरी के लिए जाना है, इट यूजली गेट्स बाय 18+ ईयर्स। 13-14 की बात करी आपने, 13-14 में क्या सडन पता चलता है या बचपन से, चाइल्डहुड से उसके अंदर ये हल्के हल्के सिम्टम्स आते हैं? 13-14 ईयर्स में वो अपने आप को रियलाइज करने लगते हैं कि नहीं यार, Okay. मेरा जो मेंटली या साइकोलॉजिकली मेरा जो सेक्स होना चाहिए वो कुछ और होना चाहिए, वो अपने को रिलेट करते हैं। और क्योंकि इसी एज में आपके सेकेंडरी सेक्सुअल या प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन्हेंस होते हैं, या कुछ उसका ऑर्गन्स भी डेवलप होता है? वही इन्हेंस होते हैं ऑर्गन्स आपके, मतलब मॉर्फोलॉजिकली विजुअलाइज होते हैं। Okay. ठीक है, उस समय फिर जब वो आइडेंटिफाई कर पाते कि नहीं मुझे, मैं ये नहीं हूँ, और इस चीज को रीइंफोर्स होने में 3-4 साल लग जाते हैं। उसके बाद अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना, खुद को कन्विंस करना, बिकॉज सोसाइटी को फेस करना। सोसाइटी उनको रिकॉग्नाइज करती है बाय देयर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, एंड दे हैव टू डिफाई इट कि नहीं ये मैं नहीं हूँ। तो खुद को कन्विंस करना, फिर अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को कन्विंस करना, फिर जाके एक मेडिकल हेल्प लेना, और फिर वहाँ पे भी एक लंबा प्रोसेस चलता है जहाँ पे डॉक्टर्स आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि नहीं, इज इट रियली परसिस्टेंट और या एक ट्रांजिएंट होता है। उसके बाद साइकेट्रिस्ट उनको काउंसलिंग करते हैं, सर्जन काउंसलिंग करते हैं, फिर साइकोलॉजिस्ट उनको स्टडी करते हैं। Okay. फिर वी कम टू अ कंक्लूजन कि नहीं, Last. दिस इज अ जेन्युइन केस Okay. एंड दे नीड दिस सर्जरी, सेट ऑफ सर्जरीज। जब हम बात करें कि किसी मेल से कोई फीमेल में गया, कन्वर्ट हुआ है, तो क्या उसके बाद उस पर्सन की दाढ़ी वगैरह ग्रो करने लग गई या फिर उसके हेयर लॉस हो गए? क्योंकि आमतौर पर मेल के हेयर लॉस होते हैं, तो क्या ये सिचुएशन फ्यूचर के अंदर बन सकती है? देखिए, जिन फीचर्स की आपने बात की वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। ओके। और जब आपने जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन किया, इंफॉर्मेशन सर्जरी जो बोली जाती है, उसको जब हमने किया तो फिर हम लोग मान के चलते हैं कि उसके बाद हम लोग हार्मोन सप्लीमेंट देना होगा। ओके। जब हम लोग हार्मोन सप्लीमेंट देते हैं तो वो कैरेक्टर्स उस जिस जेंडर को हम इन्फॉर्म कर रहे हैं उस साइड वो चला जाता है। अभी रिसेंटली लखनऊ में एक चीज़ देखने को आई है, कुछ सेक्स वर्कर्स जिन्होंने अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी कर कर थाईलैंड की जो लड़कियां होती हैं वो सेम उसका फेस एकदम उन्होंने मतलब प्लास्टिक सर्जरी करके चेंज करा लिया। तो क्या ये किस हद तक, इस हद तक भी पॉसिबल हो सकता है कि एक इंडियन फॉरेनर का फेस जो है वो उसमें अपने आप को चेंज कर ले? ये पॉसिबल है क्योंकि इसमें कुछ कुछ फीचर्स जो है हम लोग इमिटेट कर सकते हैं, जैसे नोज को पॉइंटेड बना सकते हैं राइनोप्लास्टी के थ्रू। आपके जो आईब्रोज हैं उसका स्लांट हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके। ठीक है, बट जहाँ तक आपके फेशियल स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात आती है तो फिर वो मल्टीपल स्टेजेस में होगा, क्योंकि बोनी स्ट्रक्चर को या फेशियल स्केलेटन को चेंज करना वो एक सिंगल प्रोसेस नहीं हो सकता है। बट हाँ, जब तक हम लोग आइसलैंड की बात कर रहे हैं, नोज को पॉइंट करना, राइनोप्लास्टी, ये सब जो सिंपल सर्जरीज हैं उसको हम लोग एक स्टेज में कर सकते हैं। बट अगर हम लोग बिल्कुल साउथ कोरियन लुक चाहिए या थाईलैंड लुक चाहिए तो उसके लिए फिर मल्टीपल सर्जरीज, और वो कितनी बेनिफिशियल हैं उसके कुछ, हर सर्जरी के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऑल्दो कॉस्मेटिक सर्जरी के साइड इफेक्ट्स बाकी सर्जरी से ऑलमोस्ट निल हैं, बट वो पॉसिबिलिटी तो हमेशा रहती है।
कि हम लोग कर सकते हैं। ओके, अगर नोज की बात करें, किसी का नोज लंबा है तो प्लास्टिक सर्जरी के अंदर उसको काट के, जब बोन को भी काट के क्या छोटा कर दिया जाता है? बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। ओके, सपोज दैट हम्म, कोई फीमेल है या मेल है, हम्म। उसकी स्किन डार्क है और वो उस डार्क स्किन से वाइटनेस की तरफ जाना चाहता है, इज इट पॉसिबल? देखिए, अगर आप मुझसे एक लाइन में इसका आंसर पूछे तो आंसर है नहीं। ओके, हम लोग स्किन का जो कलर है वो उसके मेलेनिन पे, उसके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, उसके रेसेस पे डिपेंड करता है, सनिक्स। लेकिन अगर आप पूछते हैं कि क्या स्किन की क्वालिटी अच्छी की जा सकती है, तो उसका आंसर है हाँ। ओके, स्किन की क्वालिटी अच्छी हम लोग कर सकते हैं। जो आपके दाग धब्बे हैं उसको हटाया जा सकता है, प्लास्टिक सर्जरी से कम किया जा सकता है। स्किन का टोन ठीक किया जा सकता है। बट कॉम्प्लेक्शन में जो एक रेस से दूसरे रेस में कन्वर्ट करना, दैट इज नॉट कंप्लीट पॉसिबल। चेंज इम्पॉसिबल है। नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है उससे। थोड़ा उसमें लाइटनेस आ सकती है कि बिल्कुल लाइटनेस आ सकती है। मेलेनिन को हम लोग थोड़ा सा प्रोडक्शन कम करवा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा चेंज इज नॉट नॉट पॉसिबल। पॉसिबल। वो मेडिकेशन से पॉसिबल है या फिर सर्जरी से ही? दोनों का रोल है, हाँ, मेडिकेशन का रोल है। ओके, अगर कोई स्कार है या फिर में आपके एक्ने स्पॉट्स हैं, तो उसमें सर्जरी का रोल है, लेज़र का रोल है, और आपके मेडिकेशन का भी रोल है उसमें। ओके, उससे आपकी बेसिकली हम लोग स्किन का क्वालिटी अच्छा कर रहे हैं, स्किन की जो टोन है वो अच्छा कर रहे हैं, राइट, और जो भी दाग धब्बे हैं उस पे काम कर रहे हैं। बट हम लोग किसी के स्किन के कॉम्प्लेक्शन पे काम नहीं कर रहे हैं। आइज वाले पोर्शन पे भी क्या ये प्लास्टिक सर्जरी पॉसिबल है? हाँ, हम लोग आइस के आसपास ब्लिफेरोप्लास्टी करते हैं, ठीक है। जो आपके रिंकल्स होते हैं आइस, जिसे क्रोफीट बोलते हैं, या फिर आपके जो है बिल्कुल फोरहेड पे लाइनिंग आती है, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। आपने भी प्लास्टिक सर्जरी कर रखी है क्या? बिल्कुल। तो उसमें मैंने उसके लिए आप जो है बोटॉक्स यूज़ कर सकते हैं, टाइटनिंग कर सकते हैं। यानी एक सीधी सी बात जो आ रही है दिमाग में, ये आ रही है कि आज सब जो ना जवान दिखना चाह रहे हैं। बिल्कुल। दैट्स मीन प्लास्टिक सर्जरी कैन डू दिस थिंग। बिल्कुल। एक रिसर्च आई है जिसमें बताया गया है कि एट पीपल बियॉन्ड 40 years of age, that is 45, 50, 55, they are spending about 6 lakhs a month, 6 lakhs a year to remain at the age of 40 years. इज इट सो? It is. अच्छा, ये बताइए मुझे, एक मेन जो चीज़ सबके दिमाग में होगी कहीं ना कहीं, कि इसमें खर्चा कितना आता है? देखिए, हम लोग के पास कोई भी रिजल्ट अचीव करने के बहुत सारे तरीके हैं, और हम लोग हर पर्सन के, हर पेशेंट के अकॉर्डिंग एक ट्रीटमेंट टेलर करते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, और वो कितना अफोर्ड कर सकता है। तो हर प्राइस सेगमेंट में, हर एक रिक्वायरमेंट पे हम लोग के पास ऑप्शंस हैं, और वो हम लोग ऑफर कर सकते हैं पेशेंट को। इसके लिए पेशेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा, हम लोग उसको बताएंगे, और वो किस चीज़ पे कन्विंस्ड है। बिकॉज कोई भी प्रोसीजर करने के लिए पेशेंट को भी उतना ही कन्विंस होना चाहिए जितना हम लोग को जो करने जा रहा है सर्जन या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट। प्लास्टिक सर्जरी के अंदर स्किन टोन को बेहतर करने के लिए और स्कार्स वगैरह को हटाने के लिए इसमें क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं कि फाइन रिंकल्स हटाना है, ठीक है, स्किन की क्वालिटी अच्छी करनी है, और स्किन टोन इवन करना है, तो उसके लिए हम लोग के पास 3-4 ऑप्शंस हैं। जैसे केमिकल पीलिंग है, माइक्रो नीडलिंग एक ऑप्शन है, लेज़र ट्रीटमेंट ऑप्शंस में आता है, फिर माइक्रोडर्माब्रेजन एक ऑप्शन में आता है। ये सारे प्रोसेस एक तरह से जो है ऊपरी परत को हटाते हैं, और जो कोलेजन को एक तरह से स्टिमुलेट करते हैं। ओके, स्टिमुलेट करके एक यूथफुल फेस देने का काम करते हैं। ये जो
प्रोसेस, इन सब प्रोसेस से आपके अंदर से एक यूथफुल फेस आएगा कंपेयर टू एक जो हम लोग बाहर से कॉस्मेटिक यूज करते हैं, वो चीज़ों को एक तरह से ब्लेंड करता है और कवर करने की कोशिश करता है। ओके बट ये अंदर ये जो है, ये जितने भी प्रोसेसेस हैं वो आपके फेस को, स्किन को स्टिमुलेट करके कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है और आपको एक यूथफुल फेस देता है। सपोज दैट कोई 50 ईयर्स ओल्ड है और उसने प्लास्टिक सर्जरी से अपने फेस को बेहतर शेप दे दी है, रिंकल्स वगैरह रिमूव हो गए उसके, तो वो उस शेप को कितने दिन तक चला सकता है? आई मीन 2 साल, 5 साल, 10 साल, या उसको दोबारा जल्दी जल्दी इसको रिपीट कराना पड़ेगा? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्रोसीजर ऑप्ट किया है, आपकी जेनेटिक्स कैसी है, आप किस रेस से हैं, आपके सन एक्सपोजर और आसपास का वेदर कैसा है, AQI क्या है, आपके चेहरे पे कितना एक तरह से इंसल्ट आता है अल्ट्रावायलेट रेज का, पोल्यूशन का, उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने केमिकल पीलिंग, और जैसे केमिकल पीलिंग ऑप्ट की है, और केमिकल पीलिंग में अलग अलग परसेंटेजेस होते हैं, ओके उनका डाउन टाइम होता है। डाउन टाइम के बाद फिर वो एक रिकवरी फेज में आता है, फिर से आपको रिपीट कराना होता है। तो वो डाउन टाइम कितने पीरियड का होता है वो? डाउन टाइम इज रिकवरी। सपोज आपने आज केमिकल पीलिंग 10% पे ऑप्ट की है, 10% TCA में, और उसके बाद जो है आपका स्वेलिंग हुआ फेस में, रेडनेस हुआ, उसको हम लोग डाउन टाइम बोलते हैं। Okay. उसके बाद जब वो हील कर जाता है तो फिर ऑलमोस्ट 3 वीक्स के बाद आपको 3 to 4 वीक्स पे फिर से आपको रिपीट कराना पड़ता है। बट अगर आपने एक हायर कंसंट्रेशन वाला या डीपर लेयर को इफेक्ट करने वाला आपने केमिकल पील ऑप्ट किया है, तो फिर इसका इफेक्ट भी थोड़े लंबे समय तक रहेगा। लंबे समय कितना? जैसे 6 months, 8 months, 6 मंथ 8 मंथ्स पे चले जाएगा उसके बाद? चला जाएगा। अगर आपने स्किन टाइटनिंग के लिए थ्रेडिंग का ऑप्शन यूज किया है, या फेशियल टाइटनिंग के लिए फेशियोटोमी का यूज किया गया है, ओके तो उसका इफेक्ट काफी दिनों तक रहता है। कंपेयर इट कुड बी लास्ट फॉर 8-10 ईयर्स तक, बिकॉज आपने फेशिया को टाइट कर दिया है। ये कैसे थोड़ा सा? ये सर्जिकल प्रोसेस है, सर्जिकल जिसमें हम लोग डीप फेशिया को प्लाइकेट करते हैं, और एक छोटे से स्कार जो कि हिडन बिहाइंड द ईयर रहेगा, उससे हम लोग प्लाइकेट करके टाइटनिंग करते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो लंबे समय तक रहता है। लंबे समय तक। फिर आपने अगर बोटॉक्स लिया तो बोटॉक्स की भी स्ट्रेंथ कितनी है, उसमें रिपीटेशन फिर करना पड़ता है। और जैसे जैसे आपने सेकंड लिया, थर्ड लिया, इवन फिफ्थ या सेवेंथ टाइम में, तो डोजिंग कम हो जाती है और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो भी कम होने लगती है, ड्यूरेशन बढ़ जाता है। बोटॉक्स इज अ काइंड ऑफ इंजेक्शन? यस, इट्स अ काइंड ऑफ इंजेक्शन। ये इंजेक्शन जो है ये कितने टाइम तक फेस पे काम करेगा ये? वही मैं कहना चाह रहा हूँ, किस स्ट्रेंथ में आपने लिया, ओके और आपने कौन सी बार लगवा रहे हैं। अगर आपने पहली बार लगवाया है तो फिर आपको रिपीट करना होगा 3 वीक्स के बाद। ओके ठीक है, फिर जब आप 7-8 टाइम्स पे, तो आपका धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी कम होते जाता है, इंटरवल बढ़ते जाता है। इसमें से बेटर ऑप्शन कौन सा है? बोटॉक्स है या बेटर ऑप्शन, देखिए, मैं हर एक पेशेंट जो है सर्जरी नहीं करवाना चाहता है। राइट नो वन रेडी टू गो अंडर द नाइफ फॉर कॉस्मेटिक रीजंस। उनके लिए बोटॉक्स बेटर है, केमिकल पीलिंग बेटर है, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं, तो उनके लिए थ्रेडिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये डिपेंड करता है कि पेशेंट क्या चाहता है। तो सेफ कौन सा इनमें से? अगर बोटॉक्स की बात करें, कॉस्मेटिक सर्जरी का नाम सुनते ही एक कॉस्मेटिक chemical- सर्जरी अगर एक्सपर्ट हैंड से ली जाए, एक्सपर्ट क्वालिफाइड पर्सन से ली जाए, तो वो हमेशा सेफ है। हमेशा सेफ है जी, बोटॉक्स भी सेफ रहेगा? बिल्कुल सेफ नो है। साइड इफेक्ट्स? साइड इफेक्ट्स, इफ इट इज गिवन बाय एन अनट्रेन्ड, ओके अनप्रोफेशनल पर्सन, then it has its side effects. इसका ये तो It नहीं is, होगा कि if it is given in over higher dose, it has its side effects. साइड इफेक्ट्स? ओके, ये इन फ्यूचर क्या ये हैबिट नहीं बन जाएगा बोटॉक्स? नहीं, देखिए, बोटॉक्स पेशेंट
को किसी तरीके से एडिक्टिव नहीं है। देखिए, बोटॉक्स जो है एक बोटुलिन टॉक्सिन है, ठीक है, और ये आपके साइनेप्सिस पे काम करता है, ठीक है। इससे किसी तरह का कोई एडिक्शन नहीं है, सिर्फ आप बार बार जाके ले रहे हैं, किसी एक्सपर्ट से ले रहे हैं, तो आप अपने रिजल्ट से अफेक्टेड हैं। हाँ, आपका जो अफेक्शन है उस रिजल्ट से है, ना कि उस केमिकल से, बोटुलिन टॉक्सिन से है। आपका लगाव आपके लुक से है कि ये चीज जो है हमको अच्छा रिजल्ट दे रही है। तो और जैसे जैसे आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, उसका जो जैसे आपने 5th टाइम लिया, तो उसका जो गैप होता है वो बढ़ जाता है। जब आपकी चेहरे पे फाइन रिंकल्स आएंगे, तो फिर आप डॉक्टर को सीख करेंगे कि भाई मुझे अब चाहिए। और वो भी डॉक्टर जो है, जो सर्जन है, जो डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो ट्रेंड है, उनको पता है कि कहाँ पे वी नीड टू स्टॉप और कहाँ पे वी कैन यूज इट। और उसके बाद अगर उससे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं या कोई साइड इफेक्ट्स लग रहा है कि ये पर्टिकुलर पेशेंट को सूट नहीं कर रहा, तो वी हैव गॉट अदर ऑप्शंस एज आई मेंशन्ड अर्लियर, जैसे केमिकल पील्स हैं आपके पास, लेज़र है, लेज़र स्मूथनिंग है, और भी आपके पास ऑप्शंस हैं, डर्मा एब्रेजन है, माइक्रोडर्मा नीडलिंग है, तो वो सब ऑप्शंस भी हैं जो कि उसको रिप्लेस कर सकते हैं। राइट। अब सपोज दैट कोई पर्सन है, उसका हाथ जो है कट गया कहीं से, सपोज दैट यहाँ से कट गया, तो क्या एक प्लास्टिक सर्जन उस हाथ को सेम उसमें स्ट्रक्चर में वो उसको इम्प्लांट कर सकता है, वापस उसको अटैच कर सकता है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि वो शार्प कट है या लेसिरेटेड कट है। अगर डिस्टल पार्ट जो है वो प्रिजर्व है, उसमें बिल्कुल एक शार्प कट है, तो हम लोग जो मेजर नर्व है, मेजर वेसल्स हैं, मेजर आर्टरीज हैं, बोन को फिक्स कर सकते हैं। ओके। और अगर वो हाथ बिल्कुल खत्म हो चुका है, लेसिरेट हो गया है किसी, या बिल्कुल जल के खत्म हो गया है, या एक्सीडेंट में बिल्कुल लेसिरेट हो गया है, तो उस केस में आजकल हैंड ट्रांसप्लांट भी किया जा रहा है। ओके। तो इसमें क्या पेशेंट को, मान लो कोई पेशेंट है, सडनली उसका हाथ जो है कट गया कहीं से और कंप्लीट कट गया, तो उसका कुछ टाइम पीरियड होता है क्या उस हाथ को, मतलब किस पोजीशन में उसको रखना चाहिए और कब तक मतलब डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए? देखिए, गोल्डन आवर होता है, दैट इज 6 to 12 आवर्स के अंदर में अगर वो पहुंच जाता है, अच्छा, तो हम लोग जो है उसको कनेक्ट करके एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन पेशेंट जो ना घबरा जाता है कि अब उस हाथ का करे क्या, वो कभी उस पर आइस लगाता है, कभी कुछ, मतलब उसको क्या, उसकी पोजीशन किस वे में उसको रखना चाहिए उसको? कोई भी एम्पुटेटेड पार्ट को प्रिजर्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक पॉलिथिन में आइस भरिए, ओके। आइस को, और फिर उसको किसी कंटेनर में एम्पुटेड पार्ट को रखिए, और Right. उस आइस का जो बैग है उसके आस पूरे, मतलब उसको सराउंड कर दीजिए। डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए आइस का। ओके, डायरेक्ट कांटेक्ट में हाँ, उसको उसको एक क्लॉथ में रैप करके, क्लॉथ में रैप करके, और उस आप आइस के बैग कंटेनर में उसमें डालिए, और उसके आसपास जो है आपके पास जो आइस का बैग आपने बनाया है उस कंटेनर में डाल दीजिए। तो कितने टाइम तक वो फिर सेफ रहेगा? मैक्स अभी तक वही, जो रिजल्ट्स आए हैं वो 12 आवर्स तक आए 12 हैं। आवर्स तक ही? हाँ, आफ्टर दैट 12 आवर्स तक वो जो है आपके बेस्ट रिजल्ट देते हैं। उसके बाद भी फिर आपका मसल जो है इस्कीमिक, मसल सबसे पहले इस्कीमिक होने लगता है, तो उसके बाद भी कुछ कुछ मसल्स प्रिजर्व हो जाते रहते हैं, जो स्मॉल मसल्स हैं जिनकी ब्लड सप्लाई अच्छी है तो वो रहते हैं। तो हम लोग को एक कॉम्प्रोमाइज रिजल्ट मिलता है, बट इट इज ऑलवेज बेटर समथिंग देन नथिंग। राइट। एक्सीडेंट के केस में आप क्या कहना चाहेंगे कि किसी का सपोज दैट एक्सीडेंट हुआ है और उसके बॉडी पार्ट जो डैमेज हो गया, मतलब लोग, आसपास के लोग तो एकदम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, दे आर नॉट वेल ट्रेंड इन दिस, सो फुल पब्लिक भी सुन रही है कि उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए एक आम आदमी को? देखिए, सबसे पहले तो आपको साइड सेफ्टी ध्यान रखनी है। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो जो भी
पर्सन इन्वॉल्व है उसको उस साइड से उठा के एक सेफ साइड पे लेके जाना होता है, और फिर हम लोग एश्योर करें कि उसका एयरवे कहीं से ब्लॉकेज नहीं है। ओके। एयरवे मेंटेन करना है। अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है एक्टिव, तो किसी न किसी चीज से बांध के उस ब्लीडिंग को बंद करना है, या तो प्रेशर से बंद हो जाए, या कोई अगर लिम्ब का कोई ब्लीडिंग एक्टिव है तो उसको बंद करना है, और आपका जो है एम्बुलेंस को सबसे पहले कॉल दे देना है। आपका काम है कि ऐसा ना हो कि आपने साइड सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया और आप उनको वहीं रास्ते पर रिस्ट्रिक्ट करने लगे और कोई और व्हीकल आके आप ही को हाँ, डैमेज, वो भी मतलब एक एक्सीडेंट। पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल। तो सबसे पहले साइड सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, ब्लड उसके लॉस बाद भी देखा गया है इसमें उसके बाद एयरवे आपको मेंटेन करना है, और कहीं से ब्लड का रिसाव हो रहा है तो उसको प्रेशर से दबाना है या किसी चीज से बांध देना है, और इसके बाद जो है आपको एम्बुलेंस को बुला लेना है। ओके। और अगर आप इतने कैपेबल हैं कि पल्स देख सकते हैं, आपको लग रहा है कि हार्ट पे प्रेशर है, तो सीपीआर भी देने का एक ऑप्शन रहता है उस समय तक। एक पर्सनल क्वेश्चन किया जाए आपसे, जी, आपने प्लास्टिक सर्जन ही बनना क्यों चुना? देखिए, मुझसे अगर ये सवाल पूछा जाए तो मुझे लगा कि प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत चैलेंजिंग ब्रांच है, ओके। और आपके पास बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं जिसमें यहाँ पे काम किया जा सकता है। इसमें बाकी ब्रांचेस, ऐसा नहीं कि कोई ब्रांच खराब या अच्छी है, बट इसमें जो है काफ़ी इनोवेशन यूज़ हम लोग कर सकते हैं। आपका इमेजिनेशन काफ़ी इन्वॉल्व होता है, ओके। और एक वर्क लाइफ बैलेंस भी इस ब्रांच में है। आप प्लास्टिक सर्जन के तौर पर उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो एक प्लास्टिक सर्जरी से एक चमत्कार का अपेक्षा रखते हैं कि कोई चमत्कार घटित हो, किसी भी प्रकार का, चेहरे से रिलेटेड हो या डार्क स्किन से रिलेटेड हो? देखिए, प्लास्टिक सर्जन के तौर पे मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि प्लास्टिक सर्जरी कोई चमत्कार नहीं है, ये एक विज्ञान है। ये शरीर को बेहतर बनाने में हम लोगों का सहयोग कर सकती है, कार्य क्षमता लौटा सकती है, और आत्मविश्वास बढ़ा सकती है। ओके। लेकिन ये किसी की पहचान नहीं बदल सकती, ये प्रकृति को नहीं नकारती है, ना ही कोई अवास्तविक उम्मीदें इस सर्जरी से रखनी चाहिए। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पर आप आए, और उम्मीद है फ्यूचर में भी आप हमारे साथ एक और पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।